नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा है, चाहे हम प्रोफेशनली बात करें और इफ वी टॉक अबाउट आवर पर्सनल लाइफ्स। कॉन्फ्लिक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हम इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में आ ही जाते हैं। तो लेट्स सी what are the various conflict resolution skills and techniques which are used worldwide and some simple ways in order to reduce the conflicts which are happen। और उससे भी पहले हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि conflicts होते ही क्यों हैं, क्यों differences create होते हैं लोगों के बीच में। तो चलते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले what is a conflict? conflict होता क्या है? Guys, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा बैड हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशंस में where people are working together, is it good to have conflicts or is it always bad to have conflicts? Let's see. What is a conflict? Conflict is a disagreement or a struggle between two opposing needs, beliefs, ideas, goals, values. When a husband and wife are having conflicts, they have two different ideas, two different beliefs, and thus there is a conflict. A conflict between boss and subordinate because they have two varied ideas. So there shall always be a conflict, and it is very natural because this mind जो human beings का है ना, ये very unique है। कभी किसी ने सोचा है इतने करोड़ जनसंख्या के बाद भी ये जो सॉफ्टवेयर इंसान का ईश्वर ने डाला है ना, वो इतना यूनिक और स्पेसिफिक है कि उसकी एक भी कोडिंग अगर मिल जाए तो लगता है कि हाँ, इस बंदे से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। एंड देयर शैल, आई विल नॉट से देयर विल बी जीरो कॉन्फ्लिक्ट्स, बट येस देयर विल बी द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विल रिड्यूस। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज। एक बॉस सबऑर्डिनेट के बीच में, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास बहू के बीच में, और एनी रिलेशनशिप में, आप भाई बहन के बीच में, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स and we have to see how to reduce these conflicts. Now the next question which comes is why do conflicts happen? झगड़े होते ही क्यों हैं? Differences होते ही क्यों हैं? And it is very obvious that when two people of different mindset come together, there shall be conflict. And a research says that there is some percentage of conflicts which are happening due to difference in opinion, and some are due to the wrong tone of voice. Can you guess? Yes, you are right. Only 10% of conflicts are due to opinion. The major conflicts जो हमारे relationships में होती हैं वो होती हैं due to the voice और because of poor communication. Communication एक gap है जिसकी वजह से conflicts होती है। यहाँ पे guys मुझे एक story याद आ रही है। वो story है दो friends की। दोनों friends बहुत अच्छे से एक साथ रहती और दोनों का खाना भी शेयर था। It was like a hostel, but they had very good friendship with each other. One day they have to have only one orange और दोनों ही ऑरेंज से काम था। तो एक ने दूसरे से कहा कि मुझे ऑरेंज चाहिए। So they were literally having a conflict of dividing the orange into two parts. And as usual solution यही निकला कि let us cut the orange, और उन्होंने ऑरेंज को दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही उन्होंने ऑरेंज को दो हिस्सों में बांटा, so the first one what she did, she took the pulp out and made the juice and drank it and threw away the छिलकास and all. And the other one जिसको सिर्फ उसका छिलका ही चाहिए था, उसने छिलका लिया और जूस को उठा के फेंक दिया और छिलके का उसने अपने स्किन पे जो ना फेशियल करना स्टार्ट कर दिया। So what is the moral of the story, guys? The moral is that if we communicate with each other, the problems would have been solved. हमें बात करनी चाहिए। अगर वो दोनों पहले ही बात कर लेती कि किस पर्पस से उनको वो ऑरेंज चाहिए था, तो शायद ये डिफरेंसेस क्रिएट ना होते। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आवर पर्सनल लाइफ। अगर हम बात कर लें तो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होता है? क्योंकि पहली बात, हमें ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में। क्यों? मम्मी जब कोई बात कहती है तो बुरा नहीं लगता, बट सास कहती है तो डेफिनेटली बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है रिलेशनशिप में। अपनी बेटी बोलेगी तो मेरी बेटी है, सही ही बोलेगी, उसको वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगी। बट यस, इफ इट हैपेंस विद डॉटर इन लॉ, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। If my favorite subordinate says, then he is right. His idea is absolutely right. But when my subordinate
whom I do not trust give an idea, I don't trust that man. Definitely there has to be a conflict. Next is it happens to poor communication. मैंने बताया अगर लोग पहले ही आपस में बात कर ले, अपने आइडिया शेयर कर ले, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो है वो कम हो जाए. Conflict happens when there is misinterpretation of policies and procedures, and this definitely happens in the professional world. When there are some circulars, office orders which are not very clear, definitely there will be different interpretations of the same circular, and thus conflicts are bound to happen. Some will say X, some will say Y because of misinterpretation. There are personal differences. I am a male, I will think about only males. I am a female, I will think about female. That gender biasness, or there are some personal differences between people which create conflicts. Then there is lack of complete information. Had the two girls if they had the same amount of information कि दोनों को use क्या है, तो शायद ये conflict होता ही ना. And the next, unclear responsibilities. जब लोगों के पास प्रोफेशनल लाइफ में क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, एक दूसरे को काम थोपने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का काम लेने की कोशिश करते हैं, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू हैपन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज. व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, घर में मैगी का पैकेट एक ही है और दो भाई हैं, डेफिनेटली लड़ाई तो होगी ना कि किसको मिलेगा. सो the less number of resources, conflicts are bound to happen. But most important is, why do we have to resolve the conflicts? हमें conflicts को resolve ही क्यों करना है? Definitely यार, it is important to resolve the conflicts so that people come together to an agreement which benefits all the parties together. Right? Now let us see कि conflict handling styles क्या होती हैं. Now कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स, थॉमस किलमन एक मॉडल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको यूज किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स के लिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में बेसिकली, एंड इट कैन बी यूज्ड इन पर्सनल लाइफ एज वेल. लेट्स सी व्हाट दिस मॉडल सेज. इस मॉडल में थॉमस किलमन कॉन्फ्लिक्ट का एक इंस्ट्रूमेंट या एक क्वेश्चनर डिफाइन किया गया है. तो वो क्वेश्चनर हम सबको फिल करना पड़ेगा. मैं अपने इस चैनल के थ्रू आई एम शेयरिंग दैट क्वेश्चनर एंड इट इज इजीली अवेलेबल इन द गूगल एंड इंटरनेट एज वेल. सो डोंट वरी अबाउट दैट. इफ द स्क्रीन इज नॉट वेरी क्लियर, यू कैन टेक इट फ्रॉम नेट. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चनर में आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं और अपने आप को यू हैव टू बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ. आप किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए इस क्वेश्चनर को फिल करें और ये देखें कि आप उसमें रेटिंग दें 1 से लेके 5 तक. 1 इज रेयरली यू डू दैट एक्ट, बहुत कम, एंड 5 इज ए एक्शन विच यू डू ऑलवेज. यानी कि 1 इज रेयरली, देन 2 इज मतलब लेस रेयरली, एंड 3 इज समटाइम्स, एंड 4 इज नियर टू ऑलवेज, एंड 5 इज ऑलवेज. कब कब आप ये काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ. आई आर्ग्यू माई केस विद माई को वर्कर्स टू शो द मेरिट्स ऑफ माई पोजिशन. कि मतलब मैं अपने को-वर्कर के साथ आर्ग्यू करती हूँ हर बार ये दिखाने के लिए कि मेरी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है. डेफिनेटली मैं करती हूँ. आई डू इट समटाइम्स, यस. सो आई विल राइट मे बी 4. यस, आई डू इट समटाइम्स, सो आई विल राइट 4. But if I do it always, I will write 5. I will give 5 marks to question number 1. And if I do it rarely, I will give 1. और in between अगर है तो 3. But जनरली कोई इन बिटवीन होता नहीं है. या तो आप करते हैं कोई चीज या आप नहीं करते. तो बेटर ये है कि आप एक ऐसा नंबर डिफाइन करें जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है. सिमिलरली मैं स्क्रीन पे छोड़ रही हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. आई होल्ड ऑन टू माई सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम. मीन्स when there are so many people around, I say कि नहीं मेरी प्रॉब्लम ही सही है और मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ वही सही है. मुझे मतलब नहीं है कि बाकी लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे. तो आई विल से yes, always I hold on to my position, my solution. I say my solution is the best. I don't bother about anybody else. So it's okay. You will get 5 in the question number 7. एक क्वेश्चन और लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई से क्वेश्चन नंबर 13. It says,
आई प्रपोज अ मिडिल ग्राउंड फॉर ब्रेकिंग द डेडलॉक। डेडलॉक्स कब हो जाता है? डेडलॉक तब हो जाता है जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे की बात बिल्कुल सुनने को तैयार ना हो और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें लॉक नहीं खुलता। तो आई प्रपोज अ मिडिल ग्राउंड। मैं जो आई कैन बी अ पार्टी टू दैट डेडलॉक ऑल्सो, कि चलो ठीक है, मैं ही सोचती हूँ कि छोड़ो यार, इस डेडलॉक को खत्म करते हैं, सोल्यूशन को खत्म करते हैं, मैं ही एक बीच का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। तो व्हाट आई डू इट ऑलवेज। तो आई विल गिव 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। एंड इफ आई डू इट रेयरली, मैं कभी भी नहीं करती, मैं कहती हूँ डेडलॉक है तो है, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक द डेडलॉक, मैं अपने पॉइंट पे अड़ा रहूंगा या रहूंगी, देन आई विल गिव 1 मार्क टू दिस। तो ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चंस को मार्क्स देने हैं, वेदर इट इज रेयरली या ऑलवेज के बीच में। जब आप मार्क्स दे लेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो स्क्रीन पे आ रहा है, इस पैटर्न में आपको स्कोरिंग करनी है कि क्वेश्चन नंबर 4 के मार्क्स आपको यहाँ लिखने हैं, फिर 9 के लिखने हैं, 12 के लिखने हैं, ऐसे करके आपका टोटल आ जाएगा। सिमिलरली 3, 11, 14 का करेंगे, उसका भी टोटल आ जाएगा। 1, 5, 7 के मार्क्स लिखेंगे, उसका सारे क्वेश्चन के मार्क्स जो है इसी पैटर्न में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी पैटर्न में आपको जो है मार्क्स देने हैं। तो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल, जिस भी हॉरिजॉन्टल रो का टोटल सबसे ज्यादा है, वो आपका प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल है। मतलब मेजरली अगर आप कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं तो उस स्टाइल से करते हैं। अब ये स्टाइल क्या है जो मैंने छुपा के रखा है, CACAC, ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स हैं जो कि प्रपोज किए थे थॉमस किलमैन ने अपने मॉडल्स में। तो देखते हैं इन स्टाइल्स को सबसे पहले। तब हम पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है गाइस। कोई भी लेक्चर, कोई भी थ्योरी तभी काम करती है जब हम खुद को समझें। और ये जो क्वेश्चन है ऊपर शो हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को समझें कि हमारा प्राइमरी स्टाइल क्या है। जब हम उसको समझ लेंगे ना गाइस, तब हम एहसास कर पाएंगे कि इन द कॉन्फ्लिक्ट्स, अच्छा मेरा स्टाइल ये है, तो वेदर आई शुड गो अहेड विद दैट स्टाइल और वेदर आई शुड सी कि कोई और स्टाइल में कुछ मेरिट्स है जो मुझे अपनाने चाहिए, सो दैट इन कॉन्फ्लिक्ट्स से मैं दूर रहूं। तो लेट्स सी। अब आते हैं उन पर्टिकुलर 5 स्टाइल्स में जो हमारे निकल के आएंगे इस क्वेश्चनेयर के बाद। अब वो स्टाइल्स क्या हैं? थॉमस किलमैन ने क्या किया, एक बहुत ही आई विल से मैथमेटिकली इस मॉडल में उन्होंने ये बताया है कि एक्स एक्सिस में आप कोऑपरेटिवनेस को एक फिगर मानिए, मतलब द डिग्री टू विच यू ट्राई टू सेटिस्फाई अदर पर्सन्स कंसर्न, कि आप कितना मैटर करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। आप मूव करिए एक्स एक्सिस में और देखिए कि अगर आप बहुत कम कोऑपरेटिव हैं तो यू विल बी नियर द एक्सैक्ट नियर द 0 लेवल, दैट इज द लो। और अगर आप बहुत हाई कोऑपरेटिव हैं तो यू विल गो, योर ग्राफ विल गो टुवर्ड्स द हाई लेवल। और वाई एक्सिस पे आप ये देखिए is the assertiveness. What is assertiveness? The degree to which you try to satisfy own needs. मतलब y एक्सिस पे मैं अपने लिए सोचूं, x एक्सिस पे मैं दूसरों के लिए सोचूं। सिंपल, मैं कितना अपने लिए सोचती हूँ, मैं कितना दूसरों के लिए सोचती हूँ। दिस इज द 2 एक्सिस। x में दूसरों के लिए, y में आपको ये देखना है कि आपने अपने लिए कितना सोचा, दैट इज ना। अब आते हैं इनके कॉम्बिनेशंस में। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मुझे दूसरों की फिक्र नहीं है, आई डोंट मैटर इन द कॉन्फ्लिक्ट, एंड सिमिलरली मेरे को भी मैटर नहीं करता टू गेट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इट इज बेटर टू अवॉइड। दैट मीन्स अ सिचुएशन वेयर आई ऑल्सो लूज, यू ऑल्सो लूज, आई डोंट बॉदर, इट इज अवॉइडिंग। दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल इज कॉल्ड अवॉइडिंग। मेरा प्राइमरी स्टाइल क्या है? कॉन्फ्लिक्ट में अवॉइडिंग हो सकता है। इफ आई डोंट बॉदर अबाउट माई ओन सेल्फ, अरे छोड़ना यार, लीव इट टू टाइम, हो जाएगा ठीक, दैट इज अवॉइडेंस। आई ऑल्सो लूज, यू ऑल्सो लूज, एटलीस्ट अभी तो छोड़ो ना यार, बाद में बात करेंगे। अब why we are going to study these styles is important because at certain situations each style is important. कभी कभी yes we have to see, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी ऐसी situations हो सकती है जहां पे avoidance जैसी चीज भी काम आएगी। नेक्स्ट क्या स्लाइड होगी? नेक्स्ट जो स्टाइल है वो है competing। कंपीटिंग कब होता है गाइस? मेरा जीतना जरूरी है, आई नीड टू सेटिस्फाई माई ओन नीड्स। लो ऑन कोऑपरेटिवनेस, हाई ऑन असर्टिवनेस, कि मेरी नीड्स पूरी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव मैं बिल्कुल लो हूं, दैट इज कॉम्पीटिंग। आई विल कम्पीट, आई विन, यू लूज, डजंट मैटर वेदर यू गो टू हेल्प, दैट इज अ कंपीटिंग स्टाइल। डेफिनेटली कभी कभी वो फायदेमंद है, जब हम एक्चुअल कॉम्पिटिशन में होते हैं तब भी एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो आई हैव टू डेफिनेटली थिंक अबाउट माई ओन सेल्फ। नेक्स्ट इज एकोमोडेटिंग, और ये बड़ी प्यारी स्टाइल है। इसमें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेरा तो कोई बात नहीं, आई मतलब
राम जी टाइप, सेटिस्फाई योर ओन नीड्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ दूसरों का भला होना चाहिए। कोऑपरेटिवनेस में उनके अदर पर्सन के नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू अकोमोडेट, सो आई लूज बट यू विन। हाँ भाई, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं टाइप्स की, कोई बात नहीं, तुम जीत जाओ, आज तुम ही जीत जाओ माता श्री, बट दैट इज द अकोमोडेटिंग स्टाइल। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक स्टाइल है, कम से कम अकोमोडेट किया, कॉन्फ्लिक्ट तो रिड्यूस हो गई ना। एंड द नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज कब होता है? जब तुम भी थोड़ा छोड़ दो, मैं भी थोड़ा छोड़ दूं, तुम भी थोड़ा जीत जाओ, मैं भी थोड़ा जीत जाऊं। जब दोनों ये बात मानेंगे कि आई ऑल्सो विन, यू ऑल्सो विन, तो होगा एक कॉम्प्रोमाइज कि थोड़ा तुम भी छोड़ दो, थोड़ा मैं भी छोड़ देता हूँ। दोनों हो सकता है बराबर ना रहे, पर बीच बीच का सोल्यूशन जो होता है वो होता है कॉम्प्रोमाइज। तो ये भी कभी कभी लाइफ में जरूरी है। एंड द बेस्ट सोल्यूशन जो है विच इज कोलैबोरेटिंग, कि यू ऑल्सो विन, आई ऑल्सो विन, ना तुम्हें कुछ छोड़ना पड़े ना मुझे कुछ छोड़ना पड़े। कुछ ऐसा सोल्यूशन, एप्पल ऑरेंज को इस तरीके से काटते कि यार मैं पल्प ले लेता हूँ, मेरा काम पूरा हो जाएगा, पर तुम उसका छिलका ले लो, तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाएगा। दैट इज द कोलैबोरेटिंग टाइप ऑफ अप्रोच। बट एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। होता तो या तो कंपीटिंग है, या अवॉइडिंग है, या अकोमोडेटिंग है, और समटाइम्स कोलैबोरेटिंग भी होता है, या अभी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट, तो अब मैं वो स्कोरिंग की आपकी दिखा रही हूँ कि आप अपनी स्कोरिंग की से देख सकते हैं। अगर आपका 4, 9, 12 का टोटल सबसे ज्यादा है तो यू हैव द हाई ऑन कोलैबोरेटिंग स्किल। देन अगर आपके 3, 11, 14 का टोटल सबसे ज्यादा है तो यू आर अकोमोडेटिंग। इन पांचों में से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने खुद की स्क्रीन करके देखिएगा गाइज, दिस इज देयर। आप वीडियो को पीछे बैक करके चेक करके जरूर अपने स्टाइल को कैलकुलेट करिएगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल बेसिकली क्या है। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ गाइज, खुद को समझना लाइफ में सबसे मुश्किल काम है। आंख बंद करके सोचिए कि क्या मेरी क्या क्या कमियां हैं, मुझ में क्या क्या गलतियां हैं। बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है गाइज, आई एम टेलिंग यू। बट कभी हम रिफ्लेक्शन अपने ऊपर करते नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप ट्रू टू योर सेल्फ हैं, अगर आप सच्चे दिल से अपने आप को आंसर करेंगे कि हाँ कोमल गांधी, यू आर लो ऑन दिस स्कोरिंग की ऑफ कंपीटिंग, या यू आर हाई ऑन द कंपीटिंग, दैट मीन्स दिस इज माई एक्चुअल प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल एंड आई हैव टू सी। अब हम देखते हैं कि ये स्टाइल्स कहाँ कहाँ यूज होती है। तो विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स यू हैव टू चूज, कि क्या मुझे हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, क्या मुझे हमेशा कोलैबोरेट ही करना चाहिए, और मैं क्यों हमेशा कॉम्प्रोमाइज करूं। लेट्स सी। तो अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कब होता है? जब आई ऑल्सो लूज, यू ऑल्सो लूज। तो यूज अवॉइड स्टाइल व्हेन, कब यूज करना है आपको? जब नॉन इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे या कोई और इंपॉर्टेंट इश्यूज प्रेसिंग है। व्हेन यू सी कि देयर इज नो चांस ऑफ सेटिस्फाइंग योर कंसर्न, कि आपका तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई बदलने वाला है नहीं, तो छोड़ो यार। When the potential cost of confronting a conflict outweighs the benefit, कि मतलब फाइट करने में ज्यादा कॉस्ट लग रही है rather than कि उसमें से आउटकम निकल के आ रहा है, इससे अच्छा तो अवॉइड ही कर दो। Then when you need to let people cool, ये तो बेस्ट है, बेस्ट। जब आपको लगता है कि अभी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, अभी माथा गर्म है उसका, ओ हो, अभी मैंने कुछ भी प्रपोज किया तो चढ़ बैठेगी या चढ़ बैठेगा, तो बेटर ये है कि लेट इट कूल, इट इज बेटर टू अवॉइड। आप देखना कभी कभी ऑफिशियल में क्या होता है, मेल्स आती हैं हमें, अरे ऐसी मेल आती है, मन करता है कि जिसने मेल भेजा है उसको अभी के अभी पकड़ के जो है ना रिप्लाई मार दूं, रिप्लाई ऑल, रिप्लाई भी नहीं, रिप्लाई ऑल मारूं, तो फिर क्या होगा। बट 2 मिनट दीजिए अपने आप को, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करिए, मैं आगे बताऊंगी रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में। 2 मिनट दीजिए और बस मेरे कहने पे उस मेल को वहीं छोड़ दीजिए, ड्राफ्ट करके वहीं छोड़ दीजिए कि कल भेजेंगे इसको सुबह मॉर्निंग में। और जब आप देखेंगे, आप कल जब आएंगे और आप दोबारा मेल पढ़ेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपको लगेगा नहीं यार, ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मैंने लिखा क्या क्या वर्ड्स मैंने लिखे हुए थे यार, ये क्या मैं कल कर देती तो अनर्थ हो जाता। इट इज बेटर टू अवॉइड। देन व्हेन गैदरिंग मोर इम्पोर्टेंट, अब देखते हैं अच्छा ये कब कब नहीं करना चाहिए, अवॉइडेंस कब नहीं करना चाहिए। तब जब आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो अभी अवॉइड करेंगे तो ये फ्यूचर में जाकर बढ़ जाएगी प्रॉब्लम, तो इससे अच्छा इसको अभी सॉल्व कर लो। देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, जब आप रिस्पॉन्सिबल है और आप ही अवॉइड कर दें कि छोड़ो यार, लाइकली टू लिंगर, जब कोई नेगेटिव फीलिंग्स हो आप उनको लिंगर कर रहे हैं, डेफिनेटली फ्यूचर में अफेक्ट करेंगे। तो प्लीज डोंट डू अवॉइड इन दीज सिचुएशंस एंड यूज दिस स्टाइल ऑफ अवॉइडिंग, जहां पे आपको लगता है कि अच्छा कल करने से बेटर होगा तो अवॉइड। नेक्स्ट स्टाइल देखते हैं कंपीटिंग। ये तो जब मेरा पॉइंट सही है, मुझे मैटर करता है,
तो मैं कंपीटिंग स्टाइल में जाऊँ. आई डोंट बॉदर अबाउट माई सबॉर्डिनेट्स. कब यूज करना चाहिए? व्हेन, जब कोई इमरजेंसी हो. इमरजेंसी में आप अगर लोगों से पूछने जाएंगे डिसीजन इन योर कंपनी, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फेल. वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट, यू हैव टू टेक अ कॉल एंड डिसीजन. So competing style is best. When the issue is trivial and you are sure you are right, when you know that you are right, take this, go ahead with your point. Don't listen to others. When the principles are at stake, right? सच, सही और गलत की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे तो competing style best है. जब important issues हो और unpopular हो course of action में, like कॉस्ट कटिंग करनी है अभी अगर, तो कॉस्ट कटिंग में आप लोगों से पूछेंगे एंड यू बॉदर अबाउट एवरीवन, यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ कॉल. द कॉन्फ्लिक्ट्स विल नेवर बी रिजॉल्व. सो यू हैव टू गो विद द कंपीटिंग स्टाइल. एंड कब ये कंपीटिंग स्टाइल नहीं करनी चाहिए? व्हेन यू वांट सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ अदर्स, क्योंकि कोऑपरेशन में कंपीटिंग में लो फिगर आता है. व्हेन इट इज रूटीन एंड बिकॉज अदर्स स्टार्ट टू टेक ऑफेंस, जब रोज की बात हो जाए कि आप रोज ही जो है अपना डिसीजन ले रहे हैं, दूसरों की सुन ही नहीं रहे हैं, then you should never follow competing style. And then the self respect of other parties will also get diminished. भाई ये बॉस तो सुनता ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसके पास पॉइंट ले जाने का. then there is no point. Then always using of competing style is not very good. Okay, next style which comes is accommodating. ये तो बेस्ट है भाई, मेरा तो कुछ होना होए ना हो, इसका भला हो जाना चाहिए. वो देखो बेचारा अपने ऊपर लेके उसको चढ़ाए चले जा रहा है in the slide. So when we have to use the accommodating, we have to use when we realize that you are wrong. Okay, let the other party win. When you really don't care about the issue, जो होता है हुए, I am leaving the battle. ठीक है, मैं नहीं भी छक्का मारूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हार ही तो जाएंगे, तो उसको मार लेने दो, कोई बात नहीं. When the issue is so much important to the other person that it is you as a goodwill gesture to maintain a cooperative relationship, आपको लगता है नहीं यार, wife is more important यार, after all she is my wife. let her win today. कोई बात नहीं, उसकी खुशी के लिए कर देते हैं. नहीं भी खाया पिज्जा आज तो क्या हुआ, आज उसको डोसा खाना है तो डोसा ही खा लेते हैं. दैट इज accommodating. When preserving harmony and avoiding disruption are especially important. When you want to help your employees develop, growing them to learn from mistakes. If you will not leave on to your subordinates, how will they do their problems? How will they solve their problems by your own self? How will they learn from their mistakes? So accommodating style is important. Okay, every subordinate is coming with the idea, you say कि ठीक है, yeah, you all are right, I am wrong, and the conflict is solved. But when not to use accommodating, when you are sure that you are correct, नहीं आप सही हैं, आपको subordinate की बात नहीं माननी है, then use the competing style, not the accommodating style. If others are unethical, जब आपको लग रहा है कि लोग गलत बात कर रहे हैं और आपका point बिल्कुल absolute correct है, don't use accommodating style. Which style you have to use? Write in the comment box. Yes, it is competing. And the next style is compromising. भाई तुम भी थोड़ा छोड़ दो, मैं भी थोड़ा छोड़ दूँ. And use the compromising style when two parties opponent with equal power are strongly committed to mutually exclusive goals. कि लेबर मैनेजमेंट बार्गेनिंग है, फिर ट्रेड यूनियन की भी सुननी है और मैनेजमेंट को अपना पॉइंट भी रखना है, तो फिर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ट्रेड यूनियन वाले भी कोई एक पॉइंट छोड़ देंगे कि ठीक है 1% DA कम कर दो. इधर से वो कॉस्ट कटिंग के लिए बोलेंगे और इधर से वो लेबर मैनेजमेंट बोलेगा कि ठीक है हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कैफेटेरिया में पर्क दे दो. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आएगी. When you want to achieve a temporary settlement of the complex issues, कि अभी सॉल्व कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज करके, आगे देखी जाएगी. When you need to arrive at an expedient solution under time pressure, टाइम कम है, सोल्यूशन लेना है कि ठीक है थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा तुम छोड़, ठीक है मैं भी डोसा नहीं खाऊंगा, तुम भी पिज्जा मत खाओ, आज ऐसा करते हैं हम लोग बर्गर मंगा लेते हैं. दैट इज कॉम्प्रोमाइज. देन कब यूज नहीं करना है कॉम्प्रोमाइजिंग को? when the finding the most creative solution is essential. डोंट कॉम्प्रोमाइज, कि हमें कुछ यूनिक फाइंड आउट करना है, आज उस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना ही करना है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज. when there is an imbalance of power, दोनों बराबर के नहीं है, डोंट कॉम्प्रोमाइज. जब पता है कि दोनों बराबर के हैं तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा. when there is an imbalance of power, when the problem is complex, when the long term solutions are needed, don't compromise. Go ahead with the solution, find out the solution, go for the collaborating style. Collaborating style में कब होता है? when there are reasonable hopes exist to meet all concerns, when time and energy are available to deal with the conflict, when the issue and the people are more important, and when final solutions have a significant impact, then go for conflict. मुझे अपनी भी सुननी है, is high or assertiveness on high or cooperativeness.
दोनों को मिलके काम करना है. I also win, you also win. That is collaborating. ये कैसे पॉसिबल है? There are some few tips which I will share in the coming slides. Do not use collaborating time slide. ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब टाइम नहीं होगा, जब कोई होप नहीं होता, जब अवॉइड नहीं कर सकते तो हमें कोलैबोरेटिव में जाना है. आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, प्लीज पे अटेंशन टू देम. स्टोरीज मैंने आपको पहले सुना दी. अब देते हैं कॉन्फ्लिक्ट. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएटली. जितना हो सके उसी समय प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. Conflicts can destroy a team which hasn't spent time learning to deal with it. जिन्होंने टाइम नहीं दिया उसको सोचने समझने के लिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. तो उसी समय कॉन्फ्लिक्ट को समझो, सोचो कि क्यों हो रही है प्रॉब्लम, और उसी समय उसको खत्म करने की कोशिश करो. नेक्स्ट, चेक योर डैश. Whenever you are in conflict with someone, एक ऐसा फैक्टर है that can make the difference between the damaging your relationship एंड डीपनिंग दैट रिलेशनशिप. उस रिलेशनशिप को कुछ गहरा करता है या कुछ डैमेज कर देता है. कैन यू गेस व्हाट दिस फैक्टर इज गाइज? यस, यू आर राइट. द फैक्टर इज एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड क्या है उस कॉन्फ्लिक्ट में, ये मैटर करता है. आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं, ये मैटर करता है. क्या उस समय मेरी नीड इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं सामने वाले को तवज्जो बिल्कुल नहीं दे सकता? कुछ तो बात होगी उसमें भी, कुछ तो आइडिया वो लेकर आया ही होगा. अगर हम ये सोच ले तो शायद मीटिंग में प्रॉब्लम ना हो. कि हाँ, अगर हमने 10 लोगों को मीटिंग में सुनने के लिए बुलाया है तो कुछ तो आइडिया वो भी लेकर आएगा. अकेला चना कभी भी बाहर नहीं फोड़ सकता. सो देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड देयर वैल्यूज, देयर आइडियाज डू मैटर. सो प्लीज चेक योर एटीट्यूड व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. थर्ड एक इंपॉर्टेंट टिप मैं दूंगी, हैव द करेज टू लिसन. सुनना तो हम चाहते ही नहीं है. मैंने जो कह दिया वही सही है, दूसरा क्या बोल रहा है मुझे तो सुनना ही नहीं है. कान लगा के सुन भी लेते हैं अगर, तो सिर्फ कान तक पहुंचती है, दिमाग तक नहीं पहुंचती. इसलिए सुनते हैं कि वो उसने बोला है सुनो, इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि कान के दिमाग के अंदर जाए. करेज इज व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक. उठ के बोलने में करेज चाहिए, मानते हैं जी, बट करेज उसके लिए भी चाहिए कि बैठो और सुनो. 2 मिनट दो, उसकी बात सुन लो. मोस्ट ऑफ दी HR प्रॉब्लम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं वो इसीलिए होती हैं, HR डजंट इवन हैव अ टाइम टू लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज. सुनना ही नहीं चाहते. अरे आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार सुन तो लो. मेरे बॉस कहते हैं कि जब आप किसी की प्रॉब्लम सुन लेते हैं ना, तो आधी प्रॉब्लम उसकी आपके अंदर आ गई होती है, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हो. तो लिसन. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हिस्सा बन जाइए, कोई बात नहीं. दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट एंड हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट. Fourth, don't forget the other person. People will forget what you said. They will forget what you did. वो भूल जाएंगे आपने क्या बोला. मैं जो बोल रही हूँ आप भूल जाओगे. मैं क्या कर रही हूँ ना, एक्शंस, ये भी आप भूल जाओगे. बट अगर मेरी वजह से आपके अंदर कोई फीलिंग आई है, they will never forget how you made them feel. अगर आपको मेरे इस प्रेजेंटेशन से कुछ याद आ रहा है, कोई ऐसे भूले बिसरे रिश्ते याद आ रहे हैं जो बहुत साल से आपने जिनके साथ लड़ाई झगड़ा करके रखा हुआ है, बहुत ही पेटी इश्यूज को लेकर, तब आपको लगेगा कि नहीं यार इस बंदी में बात है. सो डोंट फॉरगेट द अदर पर्सन. उस पर्सन को भूलिए मत कभी. उसने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा. दिल पे हाथ रख के सोचिए कि कुछ तो अच्छाई होगी उसके अंदर. डोंट फॉरगेट दैट. इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट. देन ट्रस्ट अदर्स एंड कीप एन ओपन माइंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी रिलेशनशिप में सबसे जरूरी जो चीज है वो है ट्रस्ट. अगर विश्वास है तो सास की बात भी मीठी लगेगी. अगर विश्वास नहीं है तो माँ की बात भी कड़वी लगेगी. Willingness to trust and openly listen to an alternate ideas and views is essential for collaboration to be successful. Then not react. बड़े ही इजी शब्द लग रहे हैं रिस्पॉन्ड और रिएक्शन, बट है बड़े डिफिकल्ट. मैं बताती हूँ कैसे. नाउ एक सिचुएशन है, देखो मैंने इसमें स्लाइड में 2 सिचुएशंस ऊपर दिखाई हैं. सिचुएशन 1 है ए जिसमें रिएक्शन हो रहा है, सिचुएशन 2 में रिस्पॉन्स हो रहा है. सिचुएशन 1 में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समवन सेज और डज समथिंग टू ऑफेंड यू. फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे किसी ने, मेरी फ्रेंड ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कोमल यू आर यूजलेस. सो दिस इज अ स्टिमुलस जो मेरे माइंड के अंदर आ गया है. अब मेरे पास मैंने क्या किया, रिएक्ट कर दिया सिचुएशन में. मैंने देखा कि इसने मुझे यूजलेस बोला, यू आर यूजलेस. मैंने इमीडिएटली उसको रिप्लाई करके रिएक्शन दे दिया, आई एम फायरिंग बैक कि नहीं यू आर यूजलेस.
हाउ डेयर यू से मी दैट, ठीक है। तो सिचुएशन क्या होगी, एस्केलेट होगी। उसके बाद वो भी कुछ बोलेगी, मैं भी कुछ बोलूंगी और हो जाएगा। मैं क्या करूंगी, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगी, ओके। सिचुएशन 2 जहां पे रिस्पॉन्स देना है वहां मैं क्या करूंगी, समवन सेज और डज समथिंग टू ऑफेंड यू, व्हाट विल आई डू, आई गिव अ सॉफ्ट आंसर, काइंड वर्ड्स, अपॉलॉजी और इन्विटेशन टू रिजॉल्व दिस ड्रामा। इतना सब कहने के लिए लिखा है, बट होता क्या है, किसी ने बोला कि यूजलेस, उसको 2 मिनट 10 सेकेंड का टाइम दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती दो। फिर सोचो इसने मुझे बोला है यूजलेस, तो मुझे अभी बोलना चाहिए या इसको टाइम के साथ बोलना चाहिए। मैं अपने कर्मों से बताऊंगी कि मैं यूजलेस हूँ या नहीं हूँ, लीव इट फॉर दैट मैटर। दैट इज रिस्पॉन्स, इट इज नॉट अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, इमीडिएट। वाइफ ने बोला खाना नहीं बना, खाना नहीं बना, तू तो काम ही ऐसी करती है, लो दैट इज अ रिएक्शन। खाना मंगवाया, आप रिसेंट एग्जाम्पल, माई फैमिली में ऑर्डर्ड समथिंग फॉर माई dear one, ordered something and it was from my side, it was a surprise and I was thinking he shall be very happy with the surprise, but what happened was it turned out to be a big failure. मुझसे पूछे बिना तुमने मंगा कैसे लिया, how dare you do that, I don't want to eat this, I don't want to eat that, and it was a clear cut reaction. Had the person took a time and thought of कि नहीं यार इसने मेरे लिए कुछ किया with no personal intention, तो हो सकता है वो रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड कुछ डिफरेंट तरीके से होता। सो ऑलवेज रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। मेरी बात ये मान के रखना, रिस्पॉन्स इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन। नेक्स्ट इज अपोलोजाइज इवन इफ यू डिड नथिंग रॉन्ग। बहुत मुश्किल है कहना, बट हाँ दिल से सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है। आप बोल के देखो, किसी को मन से सॉरी बोल के देखो, एक दिन बोल के देखना अपने पर्सनल रिलेशनशिप में खासकर, या बॉस, एज अ बॉस कभी आपने सबॉर्डिनेट को सॉरी बोला है, बहुत मुश्किल है। कितनी ईगो बीच में आ सकती है कि हाँ आई एम अ बॉस, हाउ कैन आई से द सॉरी टू, बट यस पर्सनली आई हैव ऑल्सो डन। Sometimes I used, so hard words with my subordinates that you don't even deserve your salary. Then I thought that was a reaction. It was not a response. So I went back to the subordinate. I said, I'm sorry. I'm sorry for my words. What I said was wrong, but my intention was this. So apologize. And then person felt, okay, that's fine. I do. If you really feel from your heart, I accept your apologies. So an apology is a super glue of life. कुछ भी चिपका देगी. It can repair just about anything, right? Next is be flexible and willing to change. चेंज होने के लिए तैयार रहें दोस्तों. चेंज से बढ़कर अच्छी चीज लाइफ में कुछ नहीं है. In a conflict, being willing to change allows you to move from a point of view to a viewing point. एक अपने point of view से आप एक viewing point पे आ जाते हैं, ऊपर, a higher, a more expansive place from which you can see both the sides. जहाँ से आप दोनों साइड देख सकते हैं प्रॉब्लम की. अरे यार मैं जो बोल रहा हूँ तो ठीक है, पर दूसरा क्या बोल रहा है उसकी भी तो सुनो. थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में बहुत जरूरी है गाइस. द अदर पार्टी इज नॉट, ही इज नॉट योर एनिमी. आपका बुरा नहीं चाहता. आप सोच के देखो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से अगर आप बदल रहे हो तो आप बदलना आपके लिए अच्छा है. चेंज इज कॉन्स्टेंट कहते हैं ना, बदलाव हमेशा अच्छा ही करता है. सो आपको एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यूइंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर देगा. नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू विन ऑलवेज. यार हर बात जीतना जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में. कभी सामने वाला भी जीतेगा तो भी आपको उतनी ही चैन की नींद आएगी. When conflict becomes a win-lose contest in our minds, we immediately try to win. कि नहीं मुझे तो जीतना ही जीतना है. वो पॉइंट कुछ भी हो, उसका पॉइंट हो सकता है ज्यादा अच्छा हो, पर मुझे जीतना है. If that feeling is there in our mind कि I have to win, then the conflict is never going to solve, and your nature will never be. You will always react and not respond. So guys, I end up my presentation by saying the quality of our lives depends not whether or not we have conflicts, कि हमारे यहाँ conflicts हमारे बीच में है या नहीं, but it is how we respond to them. हमारा response कैसा है, हम पहले अपने आप को समझें और फिर how we are going to respond to that situation and that conflict is more important. So I hope this video is going to help you with understanding your own self first.
आप अपने आप को समझने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप को समझें एंड हाउ सी द वेरियस टेक्निक स्टाइल्स यूज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू in the end. Please don't forget to subscribe to my channel, share the video as much as possible and stay blessed. Take care. Thank you so much. Please don't forget to help others in this tough time of COVID. Please come forward, help others, do share, like and subscribe to the channel. Take care. Bye. See you.